मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था लैंड यूज़ एंड लैंड एग्रीकल्चर। वैसे तो आपका ये चैप्टर कल फिनिश हो चुका था। आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ जस्ट आपको पूरे चैप्टर का। मैं सिंपली आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँगी। आप वैसे बुक के अंदर से पूरा का पूरा आप देख लेना और कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका ओवरव्यू। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें अर्थ सरफेस पे जो हमारी चीज़ें मिलती हैं, उन सभी चीज़ों को हम लैंड रिसोर्सेज बोलते हैं। कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? जैसे आपकी क्या हो जाएगी, चाहे वो आपकी रिवर हो, वाटर हो, सॉइल हो, इसके अलावा ये आपके ट्रीज आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, बिल्डिंग्स आ जाएंगी, यानी आपकी मैन मेड या फिर जो नेचुरल, दोनों में से किसी भी तरह की चीज़ जो आपकी लैंड के ऊपर पाई जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, अब हमारे जो लैंड रिसोर्सेज हैं हम उसको दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका लैंड यूज, सेकंड आता है लैंड कवर। लैंड कवर का मतलब होता है कोई भी चीज़ कितने एरिया को कवर करके रखे हुए वो हो जाती है लैंड कवर। लैंड यूज हो जाती है कि वो चीज़ कितने एरिया को यूज़ कर रही है, दैट इज़ लैंड यूज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी गाड़ी है घर पे, गाड़ी कितने एरिया के अंदर खड़ी है दैट इज लैंड कवर। ठीक है, उसके नीचे कितना एरिया आया हुआ वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लैंड कवर। लैंड यूज क्या हो जाएगा, उसके टायर्स जो हैं वो उसका वेट कितने एरिया के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, उसके टायर्स जितने एरिया को यूज कर रहे हैं दैट इज लैंड यूज। ठीक है, लैंड यूज जो है उसके चेंजेस क्या क्या देखने को मिले इंडिया के अंदर, उसके 3 टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिले यहाँ पर। फर्स्ट रहता है इकोनॉमी के अंदर चेंज, जो हमारा साइज ऑफ इकोनॉमी है उसके अंदर चेंज आया है। जैसे हम लैंड का यूज़ करने का साइज बढ़ा देते हैं वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आपका मानकर चलो घर है, घर आपका पहले आपका छोटा घर हुआ करता था, 2 बेडरूम घर हुआ करता था, तो जो 2 बेडरूम घर ने जितना स्पेस लिया था वो आपका लैंड यूज़ हो गया। फिर उस आपने क्या किया, 2 बेडरूम की जगह आपने उसको 4 बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 बेडरूम ने जितना एरिया उसका कवर किया दैट वो यूज़ किया वो हो जाएगा लैंड यूज़। ठीक है, तो जब आपने अपने साइज़ को बढ़ा दिया, साइज़ किस वजह से बढ़ा, जब आपकी फैमिली इनकम या फिर आपकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ होगा तभी आपका साइज वो बढ़ा होगा, घर का शेप बढ़ा होगा, यूज़ बढ़ा होगा लैंड का, तो वो क्या हो जाएगा आपका इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा तो हमारा जो है लैंड यूज़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेकंड, कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी, यानी आपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है और किस तरह से उसको यूज़ किया है। जैसे इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मानकर चलो आप जो पेरेंट्स हैं वो अपना बिजनेस डेवलप करना शुरू कर देते हैं, यानी पहले मानकर चलो एक छोटे से एरिया में बिजनेस कर रहे थे, फिर वो क्या करेंगे उस एरिया को बढ़ा देंगे, दैट इज़ कॉम्पोजिशन। फिर उसके बाद जो आपके वहाँ से पैसे आए उसको क्या किया उन्होंने, किस तरह से यूज़ करना शुरू कर दिया, मानकर चलो घर बना लिया, बड़ा घर बना लिया, वो भी क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन हो जाएगा इकोनॉमी का। ठीक है, नेक्स्ट रहता है प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ डज नॉट डिक्लाइन, यानी जो आपकी प्रेशर है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर उसको डिक्लाइन ना करना। मतलब पहले हमारी पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, अब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी लैंड तो बढ़ी नहीं है, पॉपुलेशन ही बढ़ी है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमने क्या किया, वहाँ पर उसका लैंड के ऊपर से प्रोडक्टिविटी लेने का काम हमने ज़्यादा कर दिया। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आउटपुट ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आउटपुट लेना हम शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा लैंड के ऊपर। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वैसे तो आपको नाम से पता चल रहा है कॉमनली जो हमारे रिसोर्सेज आपके स्प्रेड हो रही हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट ने दिया, इसने दिया प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड वो लैंड होती है जो एक इंडिविजुअल पर्सन या एक प्रॉपर ग्रुप के ऊपर पाई जाती है, वो हो जाएगी आपकी प्राइवेट लैंड। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी सीपीआर। सीपीआर क्या होता है कि जब आपकी जो प्रॉपर्टी है
वो कॉमनली डिवाइड कर दी जाती है कम्युनिटी के अंदर, दैट इज़ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे मानकर चलो हमारे फूडर लाइफ स्टॉक्स हैं, वो मतलब लाइफ स्टॉक्स के लिए जो आप फूडर क्रॉप्स यूज़ करते हो, ग्रास लैंड्स वगैरह बनाते हो, तो उसके अंदर जो हमारी रिसोर्सेज यूज़ किए जा रहे हैं वो हमारे क्या है, कॉमन आ जाते हैं। फ्यूल आ जाएगा। अब भी जैसे वुड्स हैं, वुड्स हमारे कहाँ हैं, हर जगह पाए जाते हैं, यानी जंगल्स जो हैं हर जगह पाए जाते हैं और किसी एक पर्सन का हक नहीं होता, उसके ऊपर सभी को पूरी कम्युनिटी का हक होता है, दैट इज़ वो भी आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, ये मेडिसिन्स, प्लांट, ये सारे के सारे एक तरह से कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में आ जाते हैं। रूरल एरियाज़ के अंदर आप कह सकते हो जैसे आपकी लिवलीहुड के लिए आपकी जो लैंडलेस जो एरिया दिया गया है वो एरिया आ जाएगा। मार्जिन फार्मर्स के लिए और वीकर फार्मर्स सेक्शंस के लिए जो आपका एक तरह से जो पोर्शन प्रोवाइड किया गया वो भी आपका इसमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा। वुमेंस के लिए क्या आ जाएगा कि हर किसी को फ्यूल प्रोवाइड करना, जैसे घर के अंदर जो है लकड़ियाँ वगैरह आना या फिर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, वो भी आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में आ जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी क्रॉप्स उगाई जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, GCA यानी ग्रोथ सॉरी ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया डिवाइड कर देंगे नेट शोन एरिया से, यानी NSA से, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, वो क्या हो जाएगा, आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगा। फिर आता है क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। क्रॉपिंग सीजन्स के अकॉर्डिंग हम अपनी साल के अंदर कितनी टाइप की क्रॉप्स लेते हैं, दैट इज़ क्रॉपिंग सीजन। ठीक है, क्रॉपिंग सीजन को हम इंडिया के क्रॉपिंग सीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट खरीफ, सेकंड आ जाता है रबी, थर्ड आ जाता है ज़ैद। जो खरीफ होता है वो जून से सितंबर तक का टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर राइस, कॉटन, बाजरा, मेज़, जवार, तुअर, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं नॉर्दर्न स्टेट्स में। सदर्न स्टेट्स में क्या क्या, राइस, मेज़, रागी, जवार, ग्राउंडनट्स, ये आपकी सदर्न स्टेट्स में उगाई जाती है। रबी का टाइम पीरियड होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है वो रबी का टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर वीट हो गया, ग्राम हो गया, ये रेप सीड्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, बार्ली हो गया, ये आपकी नॉर्दर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उगाए जाते हैं। जबकि आपकी जो सदर्न स्टेट्स हैं उसमें अगेन राइस, मेज़, रागी, इसमें ग्राउंड नट्स और जवार, ये आपकी सदर्न स्टेट्स में उगाई जाती है। ज़याद टाइम पीरियड होता है अप्रैल से लेकर जून तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको ज़याद टाइम पीरियड कहते हैं। इसमें आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूडर क्रॉप्स आ जाएंगी नॉर्दर्न साइड्स में, और आपकी सदर्न साइड्स जो होती हैं उसमें आती है राइस, वेजिटेबल और फूडर्स जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं सदर्न स्टेट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है टाइप ऑफ फार्मिंग के टाइप। फार्मिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाता है इरिगेटेड और सेकंड आता है रेनफेड। जो इरिगेटेड होती है जिसमें हम इरिगेशन के थ्रू हम अपनी एग्रीकल्चर करते हैं, दैट इज़ इरिगेटेड। और रेनफेड में आता है जो आपकी रेनफॉल के बेसिस के ऊपर डिपेंड होती है, उसको हमको बोलते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर। जो ड्राई फार्मिंग की जाती है जैसे आपकी राजस्थान वाले एरिया जहाँ पर कम रेनफॉल की जाती है वो हो जाते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग हो जाएगी। वेटलैंड फार्मिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो जो रेनफॉल होती है उसको हम बोलते हैं वेटलैंड फार्मिंग। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, आप उसको प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पे देख लेना। बीच में हमने यहाँ पर छोड़ दिया अपनी एग्रीकल्चर, जो आपकी क्रॉप्स थी उनको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। एग्रीकल्चर क्रॉप्स को छोड़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स हैं वो आपको उसमें बता दी गई थी, एक्सप्लेन कर दी थी, वहाँ से आप अच्छे से कर लेना। ओके, नेक्स्ट रहता है स्ट्रैटेजीज टू डेवलप एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी सारे पोर्शंस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट किए गए। कैसे, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर जो है नेचुरल सब्सटेंस थे उनके अंदर क्या हो गया, काफ़ी सारी चेंजेस आने शुरू हो गए। सेकंड थिंग क्या हुआ कि जो पार्टीशन की वजह से जो आपके हमारी जो इंडिया का अंदर 1/3 जो इरिगेटेड लैंड था वो आपका क्या था, डिवाइड हो गया, वो हमारे पास रह गया और बाकी किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया। इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट के पास रूल हो गया, वो मोटिव हो गया कि हम क्या करें, फूड ग्रेन्स को इंक्रीज़ करने का काम करें।
तो इसके लिए काफ़ी सारे काम वो स्टेप्स उठाए गए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। साथ में इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप आप बता सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो आपका 1960s के मिड में आना शुरू हो गया था। तो इस टाइम पीरियड पे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। वहाँ पर जो जो चेंजेस हुए थे वो सारे यहाँ पर आप डिफाइन कर दोगे। फिर आते हैं एग्रीकल्चर, जो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। आपका वैसे तो ये टॉपिक हो चुका है प्रॉपर फॉर्म में, फिर भी देख लीजिए। इन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में आ जाएगा इरिगेशन प्रॉब्लम, यानी टाइम पे हमें पानी की फैसिलिटी नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सीड प्रॉब्लम, यानी अच्छी वैरायटी के सीड्स नहीं मिलते, अच्छी क्वालिटी की सीड ना होने की वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं हो पाती। मिडमैन एक्सप्लोरेशन एंड लैक ऑफ मार्केट अंडरस्टैंडिंग, यानी जो पर्सन्स हैं यानी जो हमने आउटपुट लिया, आउटपुट लेने के बाद जब मार्केट में भेजने का काम करते हैं तो वो है ना इतना ज़्यादा अच्छा वो नहीं, मतलब मार्केटिंग नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो उनको जो आउटपुट है, या फिर आप कह सकते हो उनको अच्छे तरह से ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, यानी पर्सन्स जो हैं वो अपना प्रोडक्टिविटी तो ले लेते हैं, प्रोडक्टिविटी लेने के बाद फिर उसको स्टोर करने का उनके पास कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स डू नॉट रीच स्मॉल फार्मर्स, यानी जो गवर्नमेंट है वो जो स्कीम्स चलाती है वो हमारे फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाती है, वो बीच में कहीं ना कहीं रह जाती है। उसको भी हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर शामिल करते हैं, और वो भी प्रॉब्लम आ जाती है फार्मर्स की। तो ये चैप्टर यहीं तक था। इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। ओके।